नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। भारत में रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मैं यहां इंडोनेशिया के बाली में हूं, जहां समय भारत के 2.5 घंटे आगे है, यानी रात के 12:30 बजे। लेकिन यकीन मानिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की दस्तक एक यहां से भी सुनाई दे रही है। मैं बाली में उस होटल में इस समय मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह रहे हैं और G20 में भले ही दुनिया भर के महत्वपूर्ण देश के नेता आ रहे हों, लेकिन निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी सबकी लगी हुई हैं। खैर, ये दस्तक हम आगे आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, वहां के लोगों के हाथों में कितनी ताकत आ रही है। अब 15 नवंबर की तारीख यानी कल गड्ढा मुक्त सड़क लोगों को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन देखिए तो जरा कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथों में असीमित शक्ति आ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। देश में यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य होगा जहां आम आदमी अपने हाथों से सड़क उखाड़ सकता है, जहां मंत्री की एक उंगली से नई नई सड़क की गिट्टियां उखड़ जाती हैं, जहां विधायक के हाथों से सड़क की ताकत कमजोर पड़कर जमीन छोड़ देती है, जहां विधायक के नारियल भर सड़क पर फोड़ने से नारियल नहीं सड़क टूट जाती है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में यूपी की जनता न जाने कौन सा टॉनिक पी रही है कि देखिए पीलीभीत में कुछ लोग सड़क की गुणवत्ता जांचने लगे। गुड़ का गुड़ और वत्ता का पत्ता पत्ता उखड़कर सिमट गया। आम आदमी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके हाथों में इतनी असीमित शक्ति है। लोग खुद को गंगाधर समझते थे, उन्हें पता नहीं था कि वो शक्तिमान है। जहां करोड़ों रुपए की सड़क, जिसके लोहालाट होने का दावा कुछ दिन में हो जाता, उस सड़क को जनता ने चटाई की तरह समेट कर बटोर दिया। लेकिन अपनी शक्ति को दाद देने की जगह आम आदमी कहता है कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार है। इसके हालात देखो रोड के, ये देखो, ये ठेकेदार ने रोड बनाया। नहीं सही है, इसके अंदर है क्या, कुछ तो पड़ा नहीं। देखो कितना माल पड़ा हुआ है। भाई इतना अच्छा बनाया। ये है कारनामे ठेकेदार के, बढ़िया करके। ये रोड भी है क्या? बेवालता, इससे बढ़िया गवर्नमेंट का पैसा, ये सरकार का पैसा और ऐसे बेमतलब में खत्म हो रहा है। इनके ऊपर, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। जनता भी बहुत शिकायती लाल बन जाती है। अरे काली काली रोड ऐसी मिली जो आम आदमी की उंगलियों से पपड़ी की तरह उखड़कर जमीन का साथ छोड़ दे रही। इस पर तो जनता को खुश होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। देखो कितना पावरफुल आम आदमी का हाथ हो चला है। लेकिन नहीं, जनता को अपने हाथ से उखड़ने वाली नहीं, मजबूत पक्की सड़क चाहिए। देखिए, ये हाथ से उखड़ रहा है रोड। ये देखिए, ये भगवंतापुर रोड है, पूरनपुर से भगवंतापुर के लिए जाने का। पता करिए कि पीलीभीत में कौन सी चक्की का आटा ये भगवंतापुर और पूरनपुर के बीच रहने वाले लोग खा रहे हैं। जहां 2 उंगली लगाइए सड़क तब भी उखड़ जाती है। और मैं ये देखिए, 4 उंगली लगाइए, रोड पराठा रोल की तरह रोल होकर घूम जाती है। ये भगवंतापुर रोड है, पूरनपुर से भगवंतापुर। अच्छा, ये पीलीभीत में अचानक आम आदमी को अपने अपने हाथ और उंगलियों में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अदृश्य शक्ति का पता कैसे चला? पीलीभीत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली ये सड़क है, जिसमें 7 किलोमीटर 270 मीटर का ठेका उठा। तय होता है कि आम आदमी का इसमें 4 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होगा। काम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग देता है। ठेका मिला वीके कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी को। ब्रेक मारी और रोड उखड़ गया। हुआ यह कि ठेकेदार ने सड़क बनाई, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल आई, इस मोटरसाइकिल से ब्रेक मारी और रोड उखड़ गया। रोड उखड़ा, लड़के के चोटें भी लगी, एक्सीडेंट हुआ। ये देखो, पीलीभीत के लोग भी तुरंत चाचा चौधरी बन गए। खुद ही वो काम करने लगे जो ठेका पाने वाली कंपनी के इंजीनियर, सरकारी विभाग के अधिकारियों को करना था। मतलब चेक करने का काम। बस चेक करने में ही भ्रष्टाचार चेकमेट हो गया, या कहें मटिया मेट हो गया। ये देखिए भगवंतापुर रोड पे नया रोड बन रहा है।
अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आगे सामने काम चल रहा है रोड पे। दोनों हाथ लगाए तो ये कहाँ रही है? जितना बनाने उससे ज्यादा इतना उखड़ जाएगा। ये 4.5 करोड़ रुपए में रोड बनाया गया। अगर 4.5 करोड़ पे अपने लोग मकान बनाते तो वो नहीं गिरता है, तो ये अगर 4.5 करोड़ इस पे लगाया गया होता तो ये रोड कभी भी जिंदगी में खराब नहीं होता। तो ये सब लोग लग रहा है कि मिली भगत से काम चल रहा है। अब सोचिए आप, 4 करोड़ की सड़क अगर जनता की चंद उंगलियों से पुराने स्वेटर के ऊन की तरह उधड़ने लगे तो इसमें किसका दोष? जनता की उंगलियों का या ठेका पाने वाली कंपनी और जिम्मेदारी ना निभाने वाले अफसरों का? वैसे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद। उन्होंने तुरंत जनता के हाथों में आई इस अद्भुत शक्ति का क्रेडिट खुद लेने से बचने का काम किया। फौरन ट्वीट कर दिया कि ये वाली सड़क हमारे डिपार्टमेंट की है ही नहीं, ये तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की है। इसे कहते हैं किसी और का क्रेडिट खुद न लेने वाली ईमानदारी। क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद खुद इसी महीने कानपुर में अपने विभाग की बनाई सड़क पर अपनी उंगली की ताकत चेक कर चुके हैं। जहां वो झुके थे, सड़क को खुरचा था, गिट्टी अलग हो गई थी। मंत्री जी को भरोसा नहीं हुआ होगा कि उनकी उंगली मात्र में मजबूत सड़क बना देने वाले दावों को ये उखाड़ देने की अतुलनीय शक्ति है। यूपी में 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों की डेडलाइन के मुकाबले दावा है कि 12 नवंबर तक 59,572 किलोमीटर में से 46,684 किलोमीटर की सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है। 78% सड़कों को गड्ढे से आजादी दे देने का दावा हो चुका है। मंत्री ये भी दावा करते हैं कि सड़क बनाने में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। जहाँ कमी पाई गई, जहाँ विलम्ब होगा और जहाँ गुणवत्ता से कोई भी ढिलाई होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम होगा और किसी तरीके की कोई भी ढिलाई या कमी बर्दाश्त नहीं की। अब वाकई जीरो टॉलरेंस पर चलना है तो चलकर दिखाइए भी, वरना पीलीभीत वालों की तरह अगर जनता उत्तर प्रदेश में सड़क पर अपनी उंगली, हथेली, हाथ की ताकत का 100 परीक्षण कहीं करने लग गई तो क्या पता सड़कें बने कम और उखड़ी हुई ज्यादा मिले। जनता भी खुद को बाहुबली समझकर खुश होने लगे। आज तक ब्यूरो। जब भी चुनाव होते हैं तो किसी की सरकार आती है, किसी पार्टी की सरकार जाती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री हैं जो इस सबसे विपरीत हैं। ऊर्जा मंत्री के तौर पर वहां प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र जब जाते हैं वो तो वहां पर सरकार भी खुद है और विपक्ष भी खुद है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी। वहां पर लोगों से कहा कि मैं खुद से नाराज हूं और मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छत्री बालक हूं। आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर, पद है ऊर्जा मंत्री का मध्य प्रदेश में। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझसे जूते मारने हैं, जूते मारिए। ग्वालियर में सड़क के किनारे खड़े होकर बिना माइक यूं भाषण देने लगे। कहने लगे कि जूते मारना है तो मार लीजिए। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये मुझे तोड़ फोड़ में कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझसे जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। सामने खड़े कुछ लोग ताली बजाए, लेकिन एमपी अजब है, सबसे गजब है वाले मध्य प्रदेश में ये बार बार ऊर्जा मंत्री अजब गजब काम क्यों करने लगते हैं। आपको गाली देनी है, आप गाली दीजिए। आपको जो कहना है वो करिए। मैं आपके साथ तो देना चाहिए छोड़ने से पहले कम से कम। मेरा आपसे अभी बात सुनना है, आप बात सुन लीजिए। दरअसल ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। मंत्री तुरंत जनता के गुस्से की नब्ज को पकड़ लिए। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, खुद बीच बाजार में खड़े होकर भाषण देने लगे। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छत्री बालक हूं। आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बयानों या फिर अपने कामों की वजह से सुर्खियों में आए हों। दरअसल प्रद्युम्न तोमर जब कमलनाथ सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे तो उस दौरान
उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती थी जब वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में नालियां साफ करने निकल पड़ते थे। सवाल उठता था कि ये तो आपका विभाग है ही नहीं, लेकिन प्रद्युमन तोमर हर बार इस बात को टाल देते थे ये कहकर कि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है और उसकी समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं। निजाम बदला, सरकार बदली, लेकिन प्रद्युमन तोमर का अंदाज नहीं बदला। अब प्रद्युमन तोमर शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, प्रद्युमन तोमर की कभी नाली साफ करते हुए तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर कभी सड़कों पर नंगे पैर चलने की, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें खराब थी तो मंत्री जी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया। कहा कि जब तक सड़क नहीं सुधरेगी वो चप्पल नहीं पहनेंगे। यकीन करने के लिए देखिए इन तस्वीरों को। मध्य प्रदेश की सड़क को 4 साल पहले मुख्यमंत्री अमेरिका के रोड से बेहतर बताते थे। वहां उन्हीं के मंत्री पिछले कई दिन से सही सड़क न होने की वजह से खुद जनता के लिए चप्पल जूते का त्याग करके चल रहे हैं। लोग मेरे यहाँ परेशान हो। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर क्षेत्र से पहले कांग्रेस विधायक चुने गए थे। सिंधिया समर्थक तोमर साहब बगावत करके ज्योतिरादित्य के साथ ही बीजेपी में आए, दोबारा जीते, फिर से मंत्री बने। अब अगले साल चुनाव है तो प्रद्युम्न सिंह तोमर विपक्ष को मानो कोई मौका नहीं देना चाहते। पिछले हफ्ते सुबह 4 बजे कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए नंगे पैर जनता के बीच पहुंच गए। जाकर इतनी सुबह मोहल्लों में दरवाजा खटखटाने लगे जब जनता भी गहरी नींद में थी। मैं प्रद्युमन तोमर मंत्री जी आए भैया आपके यहाँ। भाईजान नमस्कार। प्रद्युमन सिंह तोमर की नमस्ते ले लो। यार पानी आने की बोल रहा है, आ रहा है पानी आने, ठीक है। आम आदमी तो इसी में भाव विह्वल हो जाता है कि देखिए मंत्री जी उनके सुबह 4 बजे आए। पिछले हफ्ते ऐसे खुद मंत्री तोमर नाला तक साफ करने उतर गए। ऐसा वो पहले भी करते आए। अब जनता को कोई समस्या भी होगी तो वो क्या करेगी जब उन्हीं के विधायक जो मंत्री भी हैं खुद नाला साफ करने उतर जाएं? क्या इसे राजनीति का मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं वाला दांव कहें, जहां आम आदमी की समस्या में खुद को समस्याग्रस्त दिखाकर ऊर्जा मंत्री खड़े हो जाते हैं। जनता को अपनापन महसूस होता है, वोट पक्का हो जाता है। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। मंत्री प्रद्युमन तोमर भले ही अब अपने बयानों और अपने कामों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और बार बार ये बोलते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वो हर बार विरोधियों के निशाने पर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि विपक्ष बार बार यही सवाल पूछता है कि मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार में वो खुद मंत्री हैं और काम नहीं हो रहे हैं तो आखिरकार उनका निशाना किसकी ओर है? क्या प्रद्युमन तोमर अपनी ही सरकार में रहकर ये बताना चाहते हैं कि उनकी ही सरकार काम नहीं कर रही है? दूसरी तरफ विरोधी प्रद्युमन तोमर से ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिरकार जिन समस्याओं को लेकर उन्होंने अब तक प्रण लिया उनमें से कितनी समस्याएं वाकई में दूर हुई भी हैं या नहीं। सर्वेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गुजरात के चुनावों में विवादों की एक बड़ी दस्तक हुई है। वहां पर नरोदा से भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनका नाम है पायल कुकरानी। वो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पिता मनोज कुकरानी 2002 के गुजरात दंगों में नरोदा पाटिया कांड में जेल में सजा काट रहे हैं। अभी जेल से बाहर हैं और बेटी के लिए वोट मांगते हुए दिखे। इसी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रहे हैं। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है इसमें सब कुछ सामान्य दिखता है। जिसमें बीजेपी की पहचान से जुड़ी टोपी पहनने वाली 30 साल की पायल कुकरानी है। बीजेपी ने इन्हें नरोदा विधानसभा से टिकट देकर उतारा। नरोदा असेंबली से टिकट पाने वाली पायल को बधाई देने वालों का सिलसिला पिछले हफ्ते से ही तेज हो गया। तब पायल ने आज तक से बातचीत में कहा, बचपन से ही मेरे पापा के साथ, मम्मी के साथ, सारे जितने भी हमारे एरियाज में प्रचार हुए, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, सब में मैं साथ रही हूँ उनके।
पायल जो अपने पिता का जिक्र करती हैं, विवाद उन्हीं से जुड़ा है। चुनाव लड़ रही पायल के पिता जो बैकड्रॉप में दिखते हैं, नाम है मनोज कुकरानी। वो मनोज कुकरानी जो इस वक्त नरोदा विधानसभा क्षेत्र में बेटी की जीत के लिए हर इंतजाम करता दिखता है। भविष्य में बेटी को नरोदा से बीजेपी विधायक बनाने में जुटे पिता का वर्तमान विवादित है और भूतकाल एक गंभीर अपराध से भरा हुआ। फरवरी 2002 में नरोदा पाटिया और आसपास के इलाके में हुए दंगे में अल्पसंख्यकों को मार दिया गया था। बीजेपी के अभी उम्मीदवार पायल के पिता मनोज कुकरानी नरोदा पाटिया के दंगों में दोषी हैं। उम्र कैद की सजा पाए हुए हैं। अभी दावा है कि स्वास्थ्य की वजह से बेल पर बाहर मनोज कुकरानी बेटी के लिए नरोदा में प्रचार करते दिखते हैं। ये उसका सबूत है जिसमें नजर आती हैं पायल कुकरानी प्रचार करते हुए और बेटी के प्रचार में नरोदा पाटिया के दंगों का दोषी मनोज कुकरानी भी। विपक्ष बीजेपी के जनता के प्रति मूल मंत्र पर सवाल उठाता है। भाजपा को बताना पड़ेगा कि नरोदा पाटिया में 1000 के करीब लोगों को जान से मार दिया गया था। तो जो शख्स पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, वो मनोज कुकरानी आज जेल से निकलकर भाजपा ने उसकी साहबजादी को टिकट दिया, वो उसके लिए कैंपेन कर रहा है। मोदी जी, ये आपका सबका साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देते हुए मिलती है, चाहे वो जिस समय पर 2002 के दंगे हों, चाहे बाकी सब चीजें रहे हों, चाहे वो बिल्किस बानो के जो लोग थे जिन्होंने वहां पर वो जब जेल से छूट कर आए तो उनको जिस तरह से मिठाई खिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसा है कि जितने दागी और इस तरह के लोग होते हैं उनको संरक्षण देना। चुनाव बेटी लड़ रही है, दोष बेटी का नहीं। दोषी तो अदालत में पिता रहा, लेकिन दंगों का दोषी बेल पर बाहर आकर प्रचार करे, क्या ये सही है? सौरभ बख्तानिया, नरोदा, आज तक। हम दस्तक पर लगातार कहते आ रहे हैं कि चुनाव कराना इस देश में आसान होता है, लेकिन बेरोजगारों की भर्ती कराने वाला इम्तिहान कराना बड़ा कठिन। इस बार हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक भर्ती इम्तिहान का जो पेपर था वो लीक हो गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस दूसरे राज्यों में जब चुनाव लड़ती है, घोषणा पत्र में कहती कि पेपर लीक रोकने को कड़ा कानून लाएंगे, लेकिन अपने ही शासन वाले राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं रोक पाती। फिर वही हुआ जिसका डर था। पर्चा लीक करने वालों को सख्त सजा दिलाने का पहले ऐलान कर चुकी गहलोत सरकार के राज में इस बार वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ, जिसकी भर्ती के लिए 16 लाख छात्रों ने एक नौकरी की आस में फॉर्म भरा। 2 साल से जो परीक्षा बार बार टलती रही, थक हार कर जिस परीक्षा में फिर भी 10 लाख बेरोजगार बैठते हैं, उसी वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले सोशल मीडिया में फैल जाता है। जांच होती है तो पता चलता है कि लीक हुए पेपर के 62 सवाल भर्ती परीक्षा के पेपर से मिलते हुए हैं। सवाल है कि फिर लाखों छात्रों के भविष्य का गुनहगार कौन है? जब अपराधियों में डर नहीं होगा, यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे और युवाओं के सपने टूटते रहेंगे। आखिरकार सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, पेपर माफियों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए थी और जो परीक्षा केंद्र थे उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए थी, जिसकी लापरवाही के चलते आज युवाओं के सपने टूटे हैं। राजसमंद पुलिस दावा करती है पेपर लीक से जुड़े मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। ऐसे दावे पहले भी हुए हैं। सवाल ये कि बिना सपनों को रौंदे क्यों भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाती? जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती पर्चा आउट होने से रद्द हुई। दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द की गई। 2019 में पटवारी भर्ती को रद्द करना पड़ा। दिसंबर 2019 में ही लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर नहीं हो पाया। 2021 में सब इंस्पेक्टर रीट भर्ती में पेपर लीक हुआ। 2022 में वन रक्षक भर्ती का पर्चा भी आउट हो गया। इसीलिए लगातार दस्तक देकर हम पूछते हैं, चुनाव कराना जब इतना आसान होता है तो फिर बेरोजगारों को नौकरी के लिए भर्ती इम्तिहान के लिए चुनना क्यों नामुमकिन बन जाता है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इंडोनेशिया के बाली से भारत की ताकत की दस्तक हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा दौर बीता जब जो पश्चिमी देश थे वो भारत की ताकत को नकारते रहे, लेकिन अब नहीं, अब सबको स्वीकारना ही पड़ता है। और रूस यूक्रेन युद्ध जब से हुआ है तब से तो दुनिया ने इसे देखा है और सराहा है।
हालांकि अब यहां पर G20 देशों की जो बैठक है, जहां पर बड़े बड़े देशों के ताकतवर राजनेता पहुंचे हुए हैं, वहां सब ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि दोनों देशों से दोस्ती रखते हैं, भारत जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है, वो रूस के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेने वाला है। क्योंकि यहां पर बाइडेन की योजना यही है कि G20 के मंच पर पुतिन को उलझाया जाए। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। हमारा अनुभव विश्व की बड़ी मदद कर सकता है। पीएम मोदी इससे पहले कई बार बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लेने विदेश गए हैं। सवाल यह है कि बाली में हो रहा G20 भारत के लिए इतना खास क्यों? विदेशी धरती पर पीएम मोदी का इस तरह का भव्य स्वागत पहले भी हो चुका है, फिर क्यों सबकी नजरें इंडोनेशिया में हो रहे 17वें G20 समिट पर? विदेशी धरती पर मोदी के नारे हर बार पीएम के दौरे पर लगते रहे, लेकिन क्यों इस बार बाली में पीएम की मौजूदगी भारत की कूटनीति को परवान चढ़ाने वाली साबित हो सकती है? अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। जब दुनिया महामारी के बाद युद्ध की आग से झुलस रही है, तब सुपर पावर देशों की फहरिस्त हिंदुस्तान का भी नाम जोर शोर से जोड़ा जा रहा है, जिसके दर्शन समाधान की बात पीएम ने अगले साल भारत में होने जा रही G20 की समिट के लोगो और वेबसाइट लॉन्च करते हुए कही। G20 इंडोनेशिया 2022, लेकिन अगले साल यही आयोजन भारत में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां की क्लोजिंग सेरेमनी में इस जिम्मेदारी को स्वीकारेंगे और साथ में इस 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जो अहम मुलाकातें करने वाले हैं वो भी काफी अहम है। अलग अलग बायलैटरल्स होंगी। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके के बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और भी करीब 10 बायलैटरल्स भारत की तय हैं। G20 शायद अपने किस्म का एक इकलौता मंच है जो एक हद तक खुद के जायज होने का दावा कर सकता है। इस समूह के सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का 67% हिस्सा रहता है। वैश्विक जीडीपी में G20 का हिस्सा लगभग 85% और वैश्विक बाजार में ये 75% से भी ज्यादा का योगदान देता है। भारत ऐसे ही अहम समूह का अगले साल अध्यक्ष पद संभालने जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारत की धार बढ़नी तय है। अगले साल हिंदुस्तान पहली बार इतने अहम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेजबानी करेगा, जब दुनिया में जबरदस्त उथल पुथल मची है। ऐसे में भारत बड़ा सोचने और बेहतर नतीजे देने को लेकर अपनी तैयारियों के संकेत दे रहा है। दुनिया के अधिकतर देश एक लंबे अरसे से भारत से ऐसी उम्मीद लगाए हुए थे, जो भारत में होने वाले G20 सम्मेलन से पूरी होगी। बाली में G20 की बैठक के लिए सभी देशों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध से उभर रही दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समिट है, क्योंकि सबको ये देखना है कि किस तरीके से कोविड से प्रभावित देश इन सारी चुनौतियों का सामना कर पाए एक साथ मिलकर। और उसके साथ ही अमेरिका इस पूरी कोशिश में है कि इस मंच का इस्तेमाल रूस पर और दबाव बनाने और बढ़ाने के लिए करे। जिनपिंग की मौजूदगी बहुत अहम यहां पर होगी, क्योंकि हाल में जिस तरीके से अमेरिका और ताइवान के बीच एक तनाव देखा गया था, उसके बाद जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात क्या मायने लेकर आती है, ये दुनिया को देखना है। पीएम बाली में दुनिया के 10 बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। G20 में अमेरिकी घेराबंदी के डर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।
लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से करीबी दोस्ती को लेकर भारत के सामने एक धर्म संकट भी होगा। आपने भी देखा होगा कि जो दोस्ती है राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो काफी मजबूत है, तो उम्मीद यही है कि वो बैठक करेंगे। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच पहली मुलाकात के बाद अब सबकी नजरें पीएम मोदी और जो बाइडेन पर है कि वो इस बैठक में मिलते हैं या नहीं। बड़ी बात यह है कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी ऐतराज के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां नहीं आई। इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी सुर अब बदलते दिख रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि अगर रूस और यूक्रेन की जंग ज्यादा लंबी खिंची तो फिर बात तीसरे विश्व युद्ध तक जा सकती है। इसीलिए 6 नवंबर को अमेरिका ने यूक्रेन को सलाह दी कि वो शांति की पहल का विरोध न करे। 11 नवंबर को अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को मदद करते रहेंगे, लेकिन उसने कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया। इस बीच अमेरिका का रुख भारत पर नरम हुआ है, जो ऐतराज के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी ने पुतिन को युद्ध पर खरी खरी सुनाई है, उसके बाद भारत की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ है। लेकिन जानकारों का कहना है कि G20 में भारत की कूटनीति नए दौर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि G20 एक ऐसा संगठन है जो विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करता है। वहीं भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो महाशक्तियों के करीब होकर गरीब देशों की आवाज उठाता रहा है। जिस वक्त दुनिया बुरी तरह से बटी हुई है, तब भारत अहम वैश्विक मसलों पर सर्वसम्मति बनाकर प्रभावी रूप से इस खाई को बांट सकता है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। महामारी हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, सबसे ज्यादा मार गरीब देशों को झेलना पड़ा है। भारत लगातार न सिर्फ इन देशों की चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है, बल्कि इन मुल्कों की चिंताओं को अनेक वैश्विक मंचों पर पूरी मजबूती से उठा रहा है। यही बात भारत को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक जो भारत की नीतियां रही हैं कूटनीति के हिसाब से, वो काफी डिफेंसिव रही है, रक्षात्मक रही है, लेकिन अब नहीं। भारत पूरी तरीके से आक्रामक है, फ्रंट फुट पर डिप्लोमेसी करता है। और ये बातें साबित होती हैं चाहे अमेरिका रूस से संबंध हो या फिर चीन और पाकिस्तान को उनकी हद में रखने की बात हो। और पूरी दुनिया इन चीजों को स्वीकार भी करती है। स्वीकार इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। दुनिया में भारत की स्वतंत्र कूटनीति का डंका बज रहा है। इस उपलब्धि ने हमारे खिलाफ हमेशा आग उगलने वाले चीन को हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। चीन ने भारत को एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश बताया और कहा है कि आने वाले समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार हू शिजिन ने एक ट्वीट किया, भारत एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से वो आगे निकल जाएगा। चीन की तरफ से इस तारीफ की वजह विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते मॉस्को में कहा था कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है और वो इसे जारी रखेंगे। To international markets, and in that respect, quite honestly, we have seen that the
India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. जयशंकर ने यह बयान रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान दिया, जिसे भारत की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक जवाब के तौर पर देखा गया, जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त था, है और रहेगा। इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने तटस्थ नीति का पालन करते हुए रूस से तेल खरीदना न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसमें कई 100 गुना का इजाफा भी कर लिया। भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के मामले में रूस ने इराक और सऊदी अरब को अब पीछे छोड़ दिया है। ECCV यानी एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अक्टूबर में भारत को रोजाना 9,35,556 बैरल कच्चे तेल की सप्लाई की, जो यूक्रेन जंग से पहले रोजाना केवल 36,255 बैरल था। पिछले साल भारत ने रूस से जितना क्रूड खरीदा था, उससे 386 गुना क्रूड भारत इस साल के पहले 6 महीने में खरीद चुका है। अक्टूबर महीने में इराक के बजाय रूस हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। महंगाई और मंदी के इस दौर में रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत को काफी फायदा हुआ है। ये बात अमेरिका और यूरोपीय देशों को सहन नहीं हुई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन भारत ने देश हित के आगे किसी की न सुनी। इसी बात ने व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी का मुरीद बना दिया, जिन्होंने मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. रूस से तेल न खरीदने को लेकर भारत पर चौतरफा दबाव था, लेकिन भारत ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सारा फोकस सस्ता तेल खरीदने पर लगाया, ताकि देश में महंगाई की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इस दौरान यूरोपीय देशों ने कई तल्ख सवाल भी पूछे, लेकिन एस जयशंकर ने सबको आईना दिखा दिया। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. भारत की इस विदेश नीति ने भारत के दो सबसे बड़े दुश्मनों को बहुत प्रभावित किया है और पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिशों में लगा है, पर उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन भारत ने जिस तरह से देश हित को आगे रखकर कूटनीति के मैदान पर झंडे गाड़े हैं, उसने भारत के कद में इजाफा किया है, जिसकी धमक अगले साल भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में दिखेगी। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप समाप्त हो जाता है। महामारी और युद्ध ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज विश्व बहुत ध्रुवीय हो गया है। सामूहिक नेतृत्व की इसी आकांक्षा के दौर में G20 के प्रेसिडेंट के रूप में भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों की ये बैठक होगी, जिस पर आज तक की पूरी नजर रहेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भारतीय समुदाय के लोगों से भी होनी है। उससे पहले बहुत शानदार स्वागत यहां पर सबने उनका किया है। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।